हेलो दोस्तों, कुतुबुद्दीन साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग इन फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर से जो हम लेते हैं उसे हम फूड कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है फूड लिया ही जाता हो, कभी कभी रॉ मटेरियल के रूप में लेता है। जैसे प्लांट्स की बात करें यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो खुद फूड का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट एनर्जी को ये सिंथेसिस करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनता है वो क्या है? प्रोडक्ट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो क्या है? रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ ये रॉ मटेरियल का काम कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये ग्लूकोज ही होते हैं बेसिकली। C6H12O6 ग्लूकोज ही होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज तुरंत बने और तुरंत यूटिलाइज हो जाए, यूज हो जाए। तो तुरंत अगर यूज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम उसे स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ह्यूमन बॉडी है तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ह्यूमन बॉडी है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है अपनी बॉडी में, और जब जरूरत पड़ती है तो उसे यूज कर लेता है। और जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब बात आती है कि सर दोनों तरफ H2 लिखने की क्या जरूरत है? अगर हम चाहें 6CO2 प्लस 6H2O लिखने से क्या गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना ऑक्सीजन निकल रहा है? 12 ऑक्सीजन निकल रहा है। वो 12 ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? H2O से निकल रहा है। तो एक H2O में कितना ऑक्सीजन होगा? एक ही ऑक्सीजन होगा। तो एक ही ऑक्सीजन निकलेगा एक H2O से। लेकिन कितना H2O निकल रहा है? कितना ऑक्सीजन निकल रहा है? 12 ऑक्सीजन निकल रहा है। तो 12 ऑक्सीजन निकलने के लिए क्या चाहिए? 12 H2O चाहिए। ये बात आप ध्यान देंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस स्टेप्स होते हैं कुछ, उनका कुछ सीक्वेंस होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस स्टेप्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट एनर्जी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद क्या करती है? फिर उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो इस केमिकल एनर्जी की चेंज के दौरान क्या होता है कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और उससे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है। और कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो जहां ऑक्सीजन रिड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेटिक स्टेप्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो इसी सीक्वेंस में हो जैसा पहले हुआ था। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे डिजर्ट प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो डिजर्ट प्लांट में दिन में लाइट एनर्जी क्लोरोफिल तो ट्रैप कर लेता है, लेकिन उसे तुरंत कार्बोहाइड्रेट को बनाता नहीं है। तो क्या करता है? ये कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस एनर्जी के फॉर्म में होता है। और फिर नाइट में ये अपना स्टोमेटा खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है या इनका सीक्वेंस चेंज क्या हो रहा है, इनका रोल क्या है? तो इसको हमें समझने के लिए हम लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखिए लीफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लीफ का
आउटलाइन है जिसमें जो मिडरिब है वो बीच में दिखाई दे रही है, और मिडरिब से जो ब्रांचेज निकली हुई हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। और इन वेन्स और मिडरिब को जोड़ने के लिए एक पतली सी पेपर की तरह क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। उसे हम क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड कहेंगे या लैमिना कहेंगे। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिए स्टोमेटा है। स्टोमेटा इसमें नोट नहीं किया हुआ, लेकिन देखिए गार्ड सेल है, गार्ड सेल में स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टोमेटा के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस की क्या जरूरत होती है, एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन सेल्स को जिसकी जरूरत होती है उसी का वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इनटेक करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाली बात है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे आप बना रहे हैं लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस, तो अपर एपिडर्मिस में कभी भी आप गार्ड सेल या स्टोमेटा नहीं दिखाएंगे, और लोअर एपिडर्मिस में ही गार्ड सेल या स्टोमेटा दिखाएंगे। और दूसरी बात, एयर स्पेसेस का खास ख्याल रखेंगे। और तीसरी बात, जब आप देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस में और अपर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में यही सब इंक्वायरी किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर आइए देखते हैं कि ये हम कैसे पता लगाएंगे कि जो प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है ग्लूकोज के बनने के बाद, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास 6 में जानते हैं कि जब भी स्टार्च के टेस्ट की बात होती है तो हम वहाँ आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं या पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आयोडीन सोल्यूशन लेंगे या पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। तो जब भी पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और इसमें दिया हुआ है कि आप ऐसा लीफ लें जो कई रंगों में हो, जैसे यहाँ देखिए मनी प्लांट है, मनी प्लांट में देखिए कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ भूरे कलर के हैं। और यहाँ क्रोटन प्लांट में देखिए इसमें भी क्या है, तो वेरीगेटेड लीव्स हैं। ये क्या है, वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वेरीगेटेड लीव्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहीं होगा। तो क्लोरोफिल जहाँ है वहाँ ग्रीन है, इसलिए हम वेरीगेटेड लीव्स लेते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूरी है कि हम 2 से 3 दिन कमरे में रख दें, डार्क रूम में रख दें, जब फोटोसिंथेसिस ना हो, तो उसका जो स्टार्च है वो कम्प्लीटली 100% यूटिलाइज हो जाएगा। फिर जब यूटिलाइज हो जाता है फिर उसे आप बाहर लाते हैं, फिर उसे आप 2-4 घंटे के लिए रख देते हैं, तो उससे फिर से कार्बोहाइड्रेट बनेगा फोटोसिंथेसिस से, फिर उसके बाद बनेगा स्टार्च। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे अल्कोहल में गर्म करके उबाल के इसका जो सेल्यूलोज है, जिसे प्लांट का सेलवाल है, उसे हम तोड़ देते हैं और ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, किसी कलर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हमें वहीं कलरफुल दिखाई देगा जहां जहां ग्रीन पार्ट है। क्यों, क्योंकि वहां स्टार्च होता है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर में वेरीगेटेड लीव्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो ये हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या करते हैं, अल्कोहल में क्या करते हैं, खौला देते हैं, जिससे उसका सेलवाल टूट जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उससे हमें डार्क ब्लू या ब्लू कलर का दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ स्टार्च है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि एक्सचेंज स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा बंद कैसे होता है और खुलता कैसे है। देखिए जब स्टोमेटा खुला हुआ है, इसका मतलब है कि जो गार्ड सेल्स हैं उन गार्ड सेल्स में वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है। अगर पानी भरा हुआ है यानी जो गार्ड सेल्स हैं वो फूल जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं
तो स्टोमेटा बंद हो जाता है ना। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, और वो ये है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम प्लांट ले लेंगे। प्लांट को लेने के बाद उसे हम 2 से 3 दिन 4 दिन जितनी भी जरूरत पड़े, 2-3 दिन 4 दिन, हम क्या करेंगे, एक किसी डार्क रूम में रख देंगे, जिससे उसका जो स्टार्च है टोटल 100% यूटिलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसे धूप में रखेंगे और प्लांट के साथ हम क्या करेंगे, एक ग्लास रखेंगे, उस ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से गिरकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और उसके बाद वहां से बिल्कुल भी नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है, बेल जार कवर कर देते हैं, और बेल जार कवर करने के बाद उसको चारों ओर से वैक्स से या वैसलीन से हम क्या करते हैं, ठीक से कवर कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज एनवायरनमेंट से वो बंद हो जाए। फिर हम एक और प्लांट को रखेंगे, लेकिन उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, पहले की तरह स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें डाला गया था, जिस बेल जार में, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब आती है बात कि प्लांट बॉडी बिल्डिंग की। तो प्लांट की जो बॉडी होती है उसका बिल्डिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल की यूज पड़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं। और फास्फोरस से, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस से क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस जो है वो डीएनए की जो बैकबोन है वो बनाता है। आयरन मैग्नीशियम की जरूरत तो पड़ती ही है। और दूसरी बात, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड का बना होता है, तो उसमें भी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव मी thumbs up, share for support. Thank you very much.